नमस्कार। जीवन जागरण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था का। आज़ादी के बाद से भारत ने अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कैसा प्रदर्शन किया, इस चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन यह अपनी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कैसे आगे बढ़ा है, आइए एक नज़र डालते हैं। स्वतंत्रता के बाद से भारत के विकास की कहानी काफी साधारण रही है। दशकों तक बंद अर्थव्यवस्था का पालन करने के बाद पीवी नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल में आए। उदारीकरण के दौर के बाद निजी और विदेशी दोनों तरह के निवेशों की बाढ़ आ गई। यह देश को प्रगति के एक सही राह पर लेकर आया। यदि कहा जाए कि 1956 औद्योगिक नीति ने भारत अर्थव्यवस्था को बढ़ने से रोक दिया था, तो वहीं 1991 की औद्योगिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के सभी रास्ते खोल दिए थे। आज भारत, जिसकी ग्रोथ रेट 2022 तक 9% छूने की संभावना है, इसे एक उभरता हुआ बाजार माना जा सकता है। चीन, रूस और ब्राजील के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उभरते बाजार वे विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसे विकसित राष्ट्रों के रूप में आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं। इनमें से कुछ आर्थिक संकेतों में स्वस्थ जीडीपी वृद्धि दर, नियामक संस्था की उपस्थिति, तरलता और देश के वित्तीय बाजार शामिल हैं। आज जब भारत ने स्वतंत्र शक्ति होने के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है, यह बात रखना महत्वपूर्ण है कि आर्थिक तस्वीर हमेशा से खुशनुमा नहीं थी। देश की अर्थव्यवस्था को धीमी गति से आगे बढ़ते एक हाथी जैसा माना जाता था। देश की इस धीमी प्रगति को हिंदू विकास दर कहा जाता था। लाइसेंस राज के रूप में अनौपचारिक रूप से पहचानी जाने वाली कठोर आर्थिक नीतियों को भारत ने स्वतंत्रता के बाद अगले 4 दशकों तक अपनाए रखा। यह 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के दौरान तब बदला जब भारत ने सक्रिय रूप से वैश्वीकरण को अपनाना शुरू किया। दिलचस्प बात यह है कि यह नेहरू की रूढ़िवादी नीतियों की विरासत और भारत के 1991 के बाद के वैश्विक दृष्टिकोण का दोहरा प्रभाव था, जिसने यह सुनिश्चित किया कि देश 2008 के वैश्विक मंदी के कारण बड़े पैमानों पर प्रभावित नहीं हो। बाद में दशकों में भारतीय सोच में यह रूढ़िवादी दृष्टिकोण इतनी हद तक समा गया कि सभी बैंक और वित्तीय संस्थान जोखिम भरे उन उपक्रमों से दूर रहे जो अन्य जगहों पर वित्तीय संस्थानों के लिए हानिकारक साबित हुए, और यही उन्हें 2008 से 2015 की मंदी की ओर ले गया। इसने विकसित अर्थव्यवस्थाओं में हुए वित्तीय उथल-पुथल के प्रभावों को कम करने में मदद की। साथ ही आर्थिक मंदी के समय भारत अन्य देशों के मुकाबले वैश्विक व्यापार और पूंजी पर बहुत कम निर्भर था। उदाहरण के लिए भारत का विदेशी व्यापार चीन के 75% के मुकाबले अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% था। विशाल घरेलू बाजार जिसमें जीडीपी का शेष हिस्सा समाहित था, उसने अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखा। ऐसा इसलिए क्योंकि मंदी के दौर में भी भारतीय निर्माता स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते रहे। घरेलू निवेशकों ने भी अपना धन स्थानीय स्तर पर निवेश किया। यह सब 1991 की पॉलिसी में आए बदलाव के कारण संभव हुआ, जिसे निजी निवेश से बंधनों को हटा दिया था। एनआरआई अनुकूल नीतियों ने यह सुनिश्चित करने में मदद की कि भारतीय प्रवासियों द्वारा भेजा जाने वाला धन लगातार बढ़ता रहे। यह 2009 से 2019 में बढ़कर $46.4 बिलियन पहुंच गया। वास्तव में इन्हीं नीतियों ने यह सुनिश्चित किया कि आने वाले कई वर्षों तक भारत विदेशों से सबसे ज्यादा धन पाए जाने वाला देश बना रहा। यह मूल्य 2018 में $75 बिलियन तक पहुंच गया। नतीजन घरेलू उपयोगों में वृद्धि हुई,
जिससे घरेलू उत्पादन 2008 से 9 में तेजी से उत्पादन करते रहे। 2008-9 में भारत की जीडीपी विकास दर 6.7 थी, जबकि दूसरे और वैश्विक संकट दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहा था। लेकिन पहले इस बात की समझ हासिल करने के लिए आज हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, आइए शुरुआत से वापस में चलते हैं। उस समय जब भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में शुरू की, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। जवाहरलाल नेहरू सरकार ने औद्योगिक अधिनियम 1951 भी लागू किया। आम बोलचाल की भाषा में इसे IDR अधिनियम 1951 के रूप में जाना जाता है। इसने सरकार को लाइसेंसिंग के माध्यम से औद्योगिक विकास के पैटर्न को विनियमित करने का अधिकार दिया था। 1951 के इस अधिनियम ने लाइसेंस राज को जन्म दिया और यह लाइसेंस विनियमों और साथ में लाल फीताशाही की एक विस्तृत प्रणाली थी, जो एक औद्योगिक इकाई स्थापित करने और चलाने के लिए आवश्यक थी। इसी के चलते बाद में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस प्रकार 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का भारतीय स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वहीं 1956 में 200 बीमा कंपनियों और प्राइवेट सोसाइटियों को मिलाकर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का गठन किया गया। 1956 में सरकार ने औद्योगिक नीति प्रस्ताव की घोषणा की, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने की बात कही गई थी। वही निजी क्षेत्र से जहां संभव हो वहां निवेश कर सहयोग करने की बात कही गई थी। इस कार्यक्रम के तहत 1956 के संकल्प ने उद्योग के 3 श्रेणियों को वर्गीकृत की। तो आज के लिए इतना ही। अगले कड़ी में हम बात करेंगे भारत के उदारीकरण के बारे में। 1991 की कहानी को हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।